गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है 92/115 का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, यानी सरलतम रूप लिखना है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप और आपको उलझन हो तो आप डायरेक्ट क्या करो, किसी एक का फैक्टर निकालो। जैसे 92 है ना, तो 2 से 46 हो जाएगा। 12 ठीक है, 2 से 23 है ना। तो आपको जो भी प्राइम नंबर आए 23 उससे देखो तो कट रहा है क्या, है ना। 2 से 3 कटने को नहीं है, तो 23 से हम लोग काट देंगे। यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अधिकतम के बाद तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ये आप याद रखना, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, है ना। जैसे ऑप्शन में हमारा मान लो दिया रहेगा 2/4, है ना, सॉरी 5/4, 9/something, 16, 2/17, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। तो वैसे दशमलव प्रसार वैसे ऑप्शन का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। उस केस में हमको करना क्या है, उस केस में हर एक का डिनोमिनेटर चेक करना है ना, और उसका फैक्टर निकालना है। जैसे 4 का तो 2 × 2 हो गया, 16 का क्या निकालोगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और 17 का 17 × 1। तो हमें चेक करना है कि वैसा मतलब डिनोमिनेटर, है ना, वैसा डिनोमिनेटर जिसका दशमलव प्रसार 2m × 5n के रूप का हो, है ना। यानी मतलब 16 को आप ऐसे गुणनखंड करोगे तो अगर 2m × 5n के रूप में आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज से और हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हम लोग को ऑप्शन में अगर रहे 6/, मान लो सपोज 12, ठीक है, 6/12 रहे, तो अगर हम यहाँ पे अगर 12 का करने चले तो ये आ जाएगा 3 × 2 × 2, हमको यहाँ पे 3 दिख जाएगा, और हमको इसको मार देंगे आसान। लेकिन वो गलती करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, सरलतम रूप में। तो 3 × 6 और 3 × 4 = 12, है ना, ये 1/2। तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, फिर इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बहुपद दिया गया है आपको एक बहुपद दिया गया है, क्या चीज है, by² + by और +a, है ना। इसमें चर हमारा y है, ठीक है, y, ठीक। तो हमें क्या बोलता है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा निकाले। तो अल्फा × बीटा क्या होता है, -c/a। तो c के जगह पे क्या है, a, तो ये c के जगह पे a है, तो हमारा हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर c/a सिद्ध होता है, माइनस नहीं होता है। तो c हमारा क्या है, a, और इस a के जगह पे क्या है हमारा d, तो a/d हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है d है सर, है ना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है √18 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है √18 का हमको परिमेयकरण, मतलब हमको एक ऐसा संख्या से गुना करो कि जो अपरिमेय संख्या है वो किसमें बदल जाए, परिमेय में। तो √18 को मतलब रूट को हटाने के लिए क्या चाहिए, ऐसा ही एक संख्या चाहिए। तो √18 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √18 से, तो ये आपको क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया √18, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल वो अपने आप और एक को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य न हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारा 2 होता है, ठीक है। और ये भी कि सम अभाज्य संख्या कौन होता है, तो वो भी 2 होता है। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होता है। ये सब बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, चलो यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्वेश्चन है, a = bq + r। जानते हो ये कुछ नहीं है, ये क्या चीज है जानता है कि जो ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे, तो इसमें e a दर्शाता है, e q दर्शाता है, e r दर्शाता है, e b दर्शाता है। मतलब e होता है भाज्य, है ना, और e भाजक, और e भागफल, और e शेष, है ना। तो बस यह चीज को ही अलजेब्रा में लिखता है ना। तो इसमें क्या r और b के बीच में रिलेशन पूछा है, ठीक है। ऑप्शन सारा जो भी है उसमें r और b के बीच रिलेशन पूछा है। तो सोचो ये r क्या है, शेषफल, और b क्या है, b हमारा भाजक है। तो शेषफल जब भी होगा वो क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। शेषफल जब भी होगा तो b से छोटा होगा। तो हमेशा हमारा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
आर जो होगा वो छोटा होगा किससे, बी से, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा क्या है, सी में। लेकिन एक बात, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें बताओ आर का रेंज हमको पूछता है, आर का रेंज। तो आर का ध्यान रखना, आर का ऑलवेज रेंज होता है, आर 0 भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। ये आर का रेंज होता है, ये वो बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन दिया गया 4 + √3 है ना, और √7 और √8, ठीक है, और 6√5/√5। तो ये √5 से √5 कैंसिल होकर ये 6 बन जाएगा। तो 6 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि शून्य का मान निकालना है, जबकि जब हम ऑप्शन पढ़ते तो हमें पता चलता है कि शून्य के बीच रिलेशन बताना है। पहला ऑप्शन है दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों बराबर है, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन भी देखेंगे कि ऑप्शन किस प्रकार का है ना, डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं निकालने चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़ते तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालते, जो गलत था। हम लोग को क्या रिलेशन पता करना है। चलो, तो दोनों धनात्मक है, क्या है देखते हैं। तो ऐसे चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है, निकालना पड़ेगा, बट हमको ऑप्शन पढ़ना चाहिए। चलो इसका निकालते हैं। 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा, 7x + 5x, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही रहा है, कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा x + 7, ठीक है, और यहाँ पे 35। तो ये x कॉमन आ जाएगा, x + 7 और +5 x + 7। तो ये कितना हो गया, x + 5 और x + 7, और बराबर अंतिम में 0 कर देते हैं। तो x बराबर -5 और -7 हो गया अपना। ये सब हो गया, बराबर बराबर देते जाना, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हो गया, x बराबर -5 -7, यानी क्या दोनों ऋणात्मक है। सही बात है भाई। तो दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो हाँ, ध्यान रखना कि 2 भी ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे बी में ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 ऋणात्मक है, वही सही हो गया। हो सकता है डी ऑप्शन दे ले रहेगा -5 और -7 है, तो हाँ ये भी सही है ना। तो चारों ऑप्शन हम लोग को पढ़ना है जल्दी जल्दी में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर दे है √121, ठीक है। उसके बाद दे है √27 और √196 और √289, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर आपको वर्ग याद है तो इसको लिख लो 11, इसको लिख लो 14 और इसको, चलो ठीक है, इसको बाद में, इसको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सब का फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड निकालो। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 3 को 3 9 3 से 3, ठीक है। तो 2 को 3 1 बाहर निकल गया, ये कितना हो गया 3√3, ये कितना हो गया 3 और ये √3। मतलब क्या करें, देखो जैसे ये 27 को क्या लिख दिया 3 × 3 × 3, तो 2 को 3 बाहर निकल गया, देखो 3 अंदर में √3, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी आप गुणनखंड निकालो, है ना, 289। तो हमको क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो बस हमें मिल गया ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो ये स्मार्ट तरीका हो गया, क्या मतलब कि हमको इसको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा। ऑप्शन होगा तो एक ही होगा रे, तो ये अगर अपरिमेय संख्या है तो दूसरा को जो पक्का ही परिमेय संख्या होगा, देख लेना, है ना। वैसे ही किसका परिमेय संख्या आप लोग बताओ मुझे कमेंट में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 5y² और -25 के शून्यक है ना। आपको एक बहुपद द्विघात बहुपद दिया गया है 25, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है ना। तो शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर देते हैं। 5y² बराबर 25 और y बराबर हो गया 5। तो इसको ऐसे करते जाओ, है ना। इसीलिए अपना y बराबर क्या हो गया ±√5, ठीक है। जब भी स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी नहीं सी √5 और -√5, है ना। आपके पास एग्जाम में समय काफी है ना, आराम से चारों ऑप्शन को पढ़ के सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात क्या बहुपद है, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। चलो देख लेते हैं। तो सिंपली हमको ए और बी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -by। आपको हम सॉल्यूशन करने का तरीका बताते हैं। -by बराबर दिया गया 3, ठीक है। द्विघात बहुपद का योग और गुणनफल दिया गया है -40। चलो
तो ये अपना क्या है c बाई ए, ये माइनस बी बाई ए, ठीक है। चलो हम लोग को क्या देखना है कि क्या दोनों का a का मान यहाँ पे सेम है, a का मान सेम है, तो हाँ भाई दोनों में तो हमको 1 नजर आ रहा है, तो बाकी सबका मान लिख दो। यानी a का मान हो गया 1, b का मान हो गया माइनस बी बराबर 3, तो b बराबर -3, ठीक है, और c बराबर -40, ठीक है, c बराबर -40 हो गया। लेकिन मान लो यहाँ पे अगर 2 रहता तो क्या करते, इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, जब हर बराबर हो जाता तो अब हम लोग b और c बाकी का मान लिखते, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। तो बहुपद क्या हो जाएगा, देखो ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो a का मान अपना क्या है वो पुट कर देंगे, तो यह गया x², b का मान -3 तो -3x, और c का मान हो गया -40, ये अपना बहुपद हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है, ठीक है। चलो कितना हल है वो दिखाना है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। चलो क्या क्वेश्चन कहता है कि x + 2y + 4, x + 2y = 4, और अगला क्वेश्चन देता है 2x + 4y = 8। ये आपको देता है तो हमको हलों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक दूसरे पे ओवरलैप करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। और अगर a1/a2 = b1/b2 होता है तो ये हमारा प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। और यदि ऐसा हो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो इस केस में हमारा क्या होता है, पैरेलल मतलब समानांतर होता है। इसमें हलों की संख्या 0, इसमें हलों की संख्या 1, और इसमें हलों की संख्या अनंत होता है, ठीक है। तो इससे आप चेक कर लो कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे हो जाएगा 4/8। तो ये सारा 1/2 हमको लग रहा है ना, सारा 1/2, तो इसमें हलों की संख्या क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है ना। इसको संरेख रेखा शायद बोलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है, चलो देख लेना अपना। अगला देखते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान निकाले, ठीक है। चलो जल्दी हट जा तू। चलो भाई आपका बहुपद दिया गया है x² + x - b, ठीक है। तो हमको b का मान निकालना है एक रूप में, है ना, b का मान निकालना है एक रूप में, चलो ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, अगर एगो बहुपद हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा बहुपद क्या हो जाएगा 1/α। तो इस दोनों का सम हमको दिया गया है, क्या दोनों का सम हम लोग जानते हैं क्या होता है -b/a, तो b के जगह पे a है और a के जगह पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। तो माइनस से हो गया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू 1/α बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी c के जगह पे क्या है -b और a के जगह पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान हमको क्या निकल गया, b का मान -1 निकल गया। चलो तो b का मान हमको -1 यहाँ से निकल गया आसानी से, ठीक है। चलो b का मान निकालना था। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, याद रखना। अर्धवृत्त का जो भी हमारा कोण होता है, ये अर्धवृत्त का कोई भी पॉइंट पर, है ना, कोई भी पॉइंट पर ये 90 डिग्री होता है। ये चीज, ये थ्योरम बहुत आपको आगे काम देगा, है ना, ज्योमेट्री में। उसके बाद कहता है द्विघात समीकरण इतना है जहां a ≠ 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है ना, यदि, है ना, वास्तविक मूल्य नहीं है यदि। देखो भाई देखो होता है क्या, x बराबर क्या होता है -b + कौन गुणनखंड होता है हमको याद नहीं है, द्विघात कोई, चलो b² - 4ac होता है ना, x का मान निकालते हैं, कौन कोई विधि होता है 2ac, है ना। इस विधि से जब निकालते हैं, है ना, नाम बस भूल गया। चलो इस विधि से जब निकालते हैं तो सोचो b हमारा कोई ना कोई नंबर होता है, 2ac में परमेय संख्या को गुना करेंगे तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, इहो परमेय संख्या, इहो सब मतलब ये पूरा परमेय संख्या। लेकिन रूट के अंदर अगर परमेय संख्या हो जाए तो कौन सा संख्या हो जाता है अपरमेय संख्या। तो मतलब सॉरी रुक जाओ, अवास्तविक संख्या का है ना। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव संख्या हो जाए तो अवास्तविक संख्या होता है ना। मतलब रूट के अंदर अगर -5 हो जाए तो ये कैसा संख्या है अवास्तविक संख्या। तो ये रूट के अंदर b² - 4ac कोई संख्या है, अगर ये माइनस में हो जाएगा तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा अवास्तविक संख्या। तो इसको क्या होना चाहिए <0 होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। देखो तो ये आंसर क्या हो जाएगा D। अब हम लोग अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α प्लस इतना का मान निकालो, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 2x² - x और -6 है, -6 = 0
तो हमें पूछा है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे तो इससे लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता ही है माइनस बी बाई है, तो माइनस बी के जगह पे कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस बी के जगह पे -1। ऐसा ध्यान रखना है ना, माइनस यहाँ पे हम बी का वैल्यू पुट किए बाई ए यानी 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना निकलेगा 1/2। तो कहाँ पे हम लोग किए थे, हाँ यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आराम से रख देंगे, सॉरी प्लस 1/2 है ना, प्लस 1/2। अच्छा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी के जगह पे क्या है -6 और ए के जगह पे है 2, तो ई हो गया -3, ठीक है। तो हमें निकल गया अल्फा इंटू बीटा का मान -3। चलो डाल देते हैं, तो ये निकल गया -3। इसको आप सॉल्व करने आता है ना, कितना हो जाएगा 1/-2 इंटू 3 बराबर -1/6। चलो ऑप्शन चेक करो, डी नंबर ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। चलो सतमा फिर एपी से वो क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा, बहुत लल्लू सा, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, हट रे। अभी के समय में अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे और वो समझ में ना आए तो उसके चलते परेशान नहीं होना है, स्किप करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में है ना, छोड़ के आगे पढ़ना है, अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो अपना एपी देखते हैं क्या दिया हुआ है, -3, 4 और क्या दिया है 11, 18, ठीक है 11, 18, ठीक। तो एपी जब भी दिया रहे तो हमें ए निकालना है, डी निकालना है पक्का। चलो -3, डी का मान 4 में से 3 गया 7, चलो डी निकल गया। ये चलो ए डी निकालने के बाद जे कहेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। 21वां पद कहता है तो ए 21 निकालना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी डी 20 डी, ए का मान कितना -3 प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू 7, तो 7 × 14 140 -3 हो जाएगा कितना 137, ठीक है 137 आंसर हो जाएगा, देख लो डी नंबर ऑप्शन अपना हो गया, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो तो भाई साहब आप देख लेना, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, देखो इसमें ये जो क्वेश्चन होता है ना, वो हाथी का दांत होता है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और है ना, तो इसमें बड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लो, जैसे डी द्विघात समीकरण, डी ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं, ये लिखता है x² / 1/x² और 5। देखो ये दिखने में तो लग रहा है द्विघात समीकरण है, लेकिन क्या ये है, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। क्यों नहीं है, एक चीज देखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना तो उसमें जितना भी पहले चर रहेगा उसको हम, उसका पावर जो है उसको हम लोग को पूर्ण संख्या में लाना है। किसमें लाना है, पूर्ण संख्या। देखो तो इसमें जो चर है x, उसका पावर क्या है 2, इसमें जो चर है उसका पावर क्या है -2, भाई साहब -2 नहीं -2 है ना, इसको ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चर का पावर क्या पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक है, नहीं, यहाँ पे -2 हो गया। इसको पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x4 + 1 = 5, ये इधर गया था, ये हो गया x4 + 1 बराबर 5x²। वास्तव में ये किसना चतुर्घात बहुपद समीकरण है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ठीक। चलो तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। देख लो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है x³ - x² बराबर x - 1 का होल क्यूब। देखो ये वास्तव में लग रहा है त्रिघात बहुपद, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो देखो द्विघात बहुपद निकलेगा, मतलब दिखाया कुछ और खाया कुछ और, ठीक है ना। तो ये हो गया x³ - x² बराबर AQ + BQ, सॉरी AQ - BQ होता है, AQ - BQ प्लस 3A प्लस -3 है ना, -3A² -3A² अब b के जगह तो 1 है, छोड़ो, और प्लस 3A² A² तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो x³ से x³ कट गया, क्या बचा, द्विघात बहुपद बचा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे। एक बात बताओ, जब आपके पास यहाँ पे अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपका ज्यादा टाइम किल कर देगा, ठीक है। चलो अच्छा तरीका क्या होता है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आगे मतलब दूसरे वीडियो में, है ना। चलो फिर से एक एपी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है 80 76 72, है ना, 80 76 72 ... है ना, का कौन सा पद 0 है। मान लो nवां पद 0 है, हम क्या बोले कि n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। हम क्या बोले, अगर एपी का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, a निकालना है, d निकालना है, बस इसके बाद कुछ करना है, ठीक है ना। तो कितना है 80 76 72 ना, यहाँ पे 80 है, सॉरी। चलो तो ये कितना हो गया, डी हमारा क्या हो गया -4, ध्यान रखना। चलो तो n बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। अब देखो तो आपको n निकालना है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, आराम से निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 80
ये हम 86 का बार बार लिख रहे हैं। चलो n-1 इंटू डी का मान कितना है -4, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा 80/4 बराबर n-1। अपना सॉल्व कर लेना है ना, हम आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं। 21, ठीक है। चलो हो गया 21 में हो गया। उसके बाद यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद है ना, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार बनता है। देखो आपको n दिया गया है, n आपको दिया गया है क्या 6 - 4n। देखो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, ये वास्तव में है क्या, ये एक अलजेब्रा के रूप में दिया गया है। अगर आप n के जगह पर 1 रखोगे ना, आपको पहला पद निकलेगा, 2 रखोगे तो दूसरा पद निकलेगा, 3 रखोगे तो तीसरा पद निकलेगा, 4 रखोगे तो चौथा पद निकलेगा, ठीक है ना। तो चलो पहला निकाल लो, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4 × 1, ठीक है। 6 - 4 × 1 वैसे पता है, ये देखने ही से इसका सारबंधर पता चलता है, लेकिन सारबंधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना। n का जो भी कोफिशिएंट होता है उस सारबंधर होता है, लेकिन मान लो किसी को आता नहीं है तो निकाल लो। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 में से 4 गया 2। चलो a2 बराबर क्या हो जाएगा 6 × -4 × 2, ठीक है। तो -8 यानी -2, ठीक है। तो किसमें से किससे घटाओगे, a2 - a1 बराबर d होगा अपना। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा -2 और -a1 का जो बराबर -4। आया बात समझ में। तो इससे अगर निकालना चाहो तो हमेशा याद रखना कि अगर n के फॉर्म में अगर n दिया रहे ना, तो n का जो भी कोफिशिएंट होता है वही हमारा d होता है। अगर याद न करना है और अच्छी बात है, वैल्यू पुट करके दो को a1 निकाल लो, a2 निकाल लो और बस उसका मतलब a2 - a1 हो जाएगा, ठीक है ना। उससे भी आ जाएगा बिना याद किए हुए। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अरे यार इसमें तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा। चलो बी नंबर ऑप्शन है a² a3। ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। चलो डी में दिया गया है 1 3 9। अरे चलो ये हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल समझो बस। आप बस देख लेना, एपी वही होता है जिसका सारबंतर समान होता है। मतलब दो पदों को, मतलब दूसरा पद पहला पद, तीसरा पद दूसरा पद, चौथा पद दूसरा पद घटा रहे हो, अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही होगा। चलो इससे लल्लू क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकता है। चलो मूल बिंदु का नियामक होता है। मूल बिंदु क्या होता है, ये जो आप ऐसे ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे ऐसे वो जो ई जो पॉइंट होता है ना, एकरे मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक होता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ठीक है। चलो यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया। चलो उसके बाद दिया गया है क्या चीज, ट्रायंगल। यदि ट्रायंगल एबीसी और इतना समरूप है, ठीक है, तो एरिया निकालना है। चलो एक थ्योरम होता है 10वां में कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो दो, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के, तो दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, उसके भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो उसके भुजाओं का अनुपात को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो भुजाओं का अनुपात दिया गया है 2/3, और तो उसके क्षेत्र, तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल का, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x का मान निकालिए, है ना। दी गई आकृति में क्या है, x का मान निकालिए। चलो आपको आकृति दिया गया है ऐसे ऐसे और क्या है, ऐसे है सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ऐसे दिया गया, ठीक है, एक ई क्वेश्चन, एक ई कोण और एक ई कोण, ठीक है। तो देखो ई हमारा 60 है, ई 50 है, ई 1 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उसका ई जो इसका ई जो कोण होता है ना, शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो आपस में बराबर होता है, ठीक है। ई कोण आपस में बराबर होता है और ई कोण आपस में बराबर होता है। देखो ये वो रेखा है, ये वो रेखा है, दोनों कट रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण इसका कोण हो जाएगा ई x है, तो x त्रिभुज के तीनों कोण है, 180 डिग्री, तो 60 + 50 110 डिग्री, तो 180 में से 110 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 अपना आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या देता है, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होता है ना। तो चलो आपको दो बिंदु दिया है, एक ए दिया गया है कितना 0,6, ठीक है जी। बी दिया गया आपको कितना 8,0, ठीक है भाई। तो आपको इसका जो मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है ना, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, उसका आपको नियामक मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 0+, तो ऐसे निकालते हैं, x को x के साथ जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, y को y के साथ जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, है ना। 6 + 0/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, यानी इसका हो जाएगा 4,3। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो आता उसमें आप भूल जाओगे। बस कुछ नहीं करना है, हर एक के साथ ही होता है, अपनों को इसको कमजोरी नहीं समझना है, हर एक के साथ होता है। बस उस केस में आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीका यूज करना है और क्वेश्चन को स्किप करना है ना। क्वेश्चन छोड़ना सीखना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि उसको अथी लगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, ठीक है। चलो फिर से ए आपको दिया गया है क्या 4,6,
ठीक है जी। बी आपको दिया गया है 8,2, ठीक है। चलो मान लो ये ए है, ये बी है, इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या जानते हो, x को इसके घटा के स्क्वायर कर दो, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद रखेगा, नहीं तो ऐसा याद, इसको घटा के स्क्वायर कर दो। 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर, 2 में से 6 गया माइनस 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखिए कितना हो जाएगा 4√2, अपना सोल्यूशन कर लेना, ठीक है ना। 4√2 होता है। चलो ऑप्शन नंबर ए हो गया। 27 हो गया। 28 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, अच्छे से आपको पता है 1 होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत को कंफ्यूज हो जाता है कि यार साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा। भाई साहब एक चीज बता देता हूँ, ये जो थीटा है ना, थीटा के जगह आपको दुनिया का कोई भी एंगल रखोगे तो ये हमेशा 1 आएगा। आया बात समझो, कोई भी एंगल, ठीक है ना, 0 डिग्री, 0.1 डिग्री, आधा डिग्री, कितनों रखो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। चलो आगे देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, है ना, संगत। अच्छा क्या कह रहा है, अच्छा संगत हो मतलब हल निकले, है ना, संगत मतलब हल निकले, तो या तो वो प्रतिच्छेदी हो सकता है या तो एक दूसरे को ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक संपाती कहते हैं, और याद आ गया, इसको संपाती कहते हैं, ठीक है। तो पहला में ऑप्शन दिया गया हमेशा संपाती, नहीं जरूरी नहीं है भाई। समानांतर जरूरी नहीं समानांतर होगा तो संगत हो गया, नहीं तो असंगत हो गया। हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा प्रतिच्छेदी भी जरूरत नहीं है ना। संगत मतलब क्या, एक दो गो रेखा हो जो कम से कम एक दूसरे के संग हो, ऐसे याद रखो, एक दूसरे के संग हो। तो संग क्या ऐसे रहेगा तैयो एक बिंदु पे संग रहेगा, चाहे दुनू रहेगा तैयो एक दूसरे। लेकिन अगर दो रेखा समानांतर होगा तो संग में रहेगा ना, ये दोनों तो अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो देखो इहो संग में, इहो संग में, ठीक है। तो हमेशा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये होगा, इहो हो सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ये होगा, इहो हो सकता है, ठीक है। तो अगला देखो डी ऑप्शन दिया है प्रतिच्छेदी या संपाती, हाँ भाई ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया, ठीक है। 29 हो गया। 30 देखो, बिंदु इतना और इतना किस पाद में भाई साहब। चलो हम आपको जनरल बनाते हैं ना, क्वेश्चन बाद में समझाते हैं। देखो बनाने का तरीका, हम लोग को पाथ पहचानना है ना, याद रहता तो ठीक, न याद रहता तो देखो ई तो आप जानते हो कि इस x के इधर ई वाला पॉजिटिव होता है, ई तो आप जानते हो कि y के ऊपर वाला ई पॉजिटिव होता है, इधर तो आप जानते हो कि x का ई वाला निगेटिव होता है, और ई तो जानते हो कि y का ई वाला निगेटिव होता है। इतना तो जानते हो ना। उसके बाद देखो पाथ पहचानने का सिंपल तरीका, अगर इस क्वाड्रेंट में देखना है तो इसका पहले एक्स एक्सिस देखो, इसका एक्स एक्सिस क्या है, हर किसी का भी पाथ पहचानना है तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस देखो। इसका एक्स एक्सिस क्या है प्लस, और इसका वाई एक्सिस क्या है प्लस, तो ये हो गया प्लस। इसमें देखना है तो इसका एक्स एक्सिस देखो क्या है माइनस, इसका वाई एक्सिस देखो प्लस। इसमें अगर देखना है तो इसका एक्स एक्सिस देखो माइनस, इसका वाई एक्सिस देखो माइनस। इसमें देखना है तो इसका एक्स एक्सिस देखो प्लस, और इसका वाई एक्सिस देखो माइनस, बस हो गया। तो वो दिया हुआ है माइनस माइनस वाला, तो ये अपना तीसरा पाद में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 31 देखते हैं। चलो त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S इस प्रकार बनाया गया, इतना है तो इतना है तो इतना है। चलो ये सब दिया हुआ है। देखो जब भी ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है ना, वो हल्का सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आप प्रयास करना ऑब्जेक्टिव बनाते समय कि इसको बादे में बनाए, ये जो है ना ज्योमेट्री वाला, उसको बादे में बनाए, है ना। चलो देख लेते हैं अपना ये क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज PQR। चलो एक त्रिभुज पार लेते हैं जल्दी से, PQR, ठीक है जी। आगे बोलो। QR को बिंदु S इस प्रकार बढ़ाया जाता है, QR को बिंदु S, चलो ये QR जो है ना, इसको इस प्रकार बढ़ाया जाता है, अच्छा ठीक है, को बिंदु S इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल PRS, चलो यहाँ पे कोई S बिंदु है तो एंगल PRS माने ये एंगल, ठीक है ना। देखो ये लिखता है एंगल PRS, तो ये जानते हो ना कि बीच वाला जो होता है वही एंगल होता है। चलो ठीक है, PRS 120 डिग्री दिया हुआ है, अच्छा जी। देखो ये फिगरे बनाने में दिमाग खराब हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है। और QPR यानी QPR यानी ये एंगल, ठीक है ना जी, ये एंगल आपको दिया गया है 63 डिग्री, ठीक है जी। तो एंगल PQR का मान पूछ रहा है, मतलब PQR मतलब इस एंगल का मान पूछ रहा है। अरे भाई ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि अगर एक कोई कोण है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, एन्ना काटेगा तो इस दोनों का कोण हमेशा क्या आ जाएगा, चाहे एन्ना काटो चाहे एन्ना काटो, हमेशा जो दोनों है उसका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। तो ऐसा ही ये पूरा 180 डिग्री का चांद है, इसको को लाइन ऐसे काट दिया था, ये 120 था, ये 60। तो अब त्रिभुज के तीनों कोण, तो ये हमको लग रहा है अब ये कोण पूछेगा PQR। हाँ भाई ये कोण बताने में कौन भर का बात है, ये 60 है, ये 60 गुना 120, तो ये 60 से 57 हो जाएगा बस, है ना, 57 डिग्री आंसर। चलो बी नंबर ऑप्शन है। 32 नंबर,
क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण को समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। चलो देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज बोला ना, चलो हम कोई त्रिभुज ले लिए, ठीक है, कि कोण का समद्विभाजक, अरे यार ये क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। अच्छा चलो, मतलब इस कोण का समद्विभाजक इसके विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो कोण होगा। अच्छा जी, तो कौन सा हो जाएगा, सोचो, इसमें इसको सोचना पड़ेगा। एक मिनट रुको, अगर ई एंगल थीटा है, सोचो, अगर एक मिनट सुनो, इसको सोचना पड़ेगा। चलो, ई थीटा इहो थीटा है ना, तो इसका जो ई लेंथ है वो भी ई लेंथ है, ठीक है, और इसका जो ई लेंथ है उसमें भी ई लेंथ है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया। चलो इसको बाद में देखते हैं, ये कोई टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था, एक मिनट, इसको बाद में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, नहीं तो टाइम लग जाएगा, फ्लो अपना खुल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं। चलो, उसके बाद अपना है 33, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में दो भुजा क्या है, पैरेलल है, सॉरी, चलो, त्रिभुज ये हमको लगता है थेल्स पर में होगा, एबीसी, ठीक है, एबीसी है, इसमें बीसी के पैरेलल बी है, हाँ ठीक है जी। तो एडी बाई डीबी का, चलो एडी बाई डीबी का रेशियो अपना दिया गया कितना, 2/3, ठीक है जी। तो हमें पूछा ए बाई इसी का रेशियो निकालो, ए बाई इधर लेरहा वाला क्वेश्चन, नहीं तो 2/3 हो जाएगा, है ना। थेल्स पर में जानते हो ना कि एडी बाई, अगर कोई त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, यही थेल्स पर में, ठीक है। तो एक भुजा के समानांतर ये डी खींचा हुआ है, और ये जो दो भुजा है उसको समान अनुपात में बांटेगा ना, तो एडी बाई डीबी का रेशियो दिया गया 2/3, तो ए बाई इसी का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अगला देखते हैं, 33 हो गया अपना। 34 सर, यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ में, ठीक है, इसका त्रिभुज डीएफ में इतना हो तो ये समरूप होंगे जब, चलो ठीक है, देखो भाई, दो त्रिभुज दिया गया है, एबीसी और डीएफ, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, एबी बाई डीई बराबर दिया गया है बीसी बाई एफ डी। देखो AB और DE, ठीक है, का अनुपात जो है वो BC बाई FD, यानी BC और FD, अरे यार FD क्या थी है, ठीक है ना। तो ये सुन, तो आप सुन ध्यान से सुन, AB हो गया और BC हो गया, यानी ये दोनों भुजा, ठीक है, AB और BC। इधर कौन कौन भुजा लिया, इधर DE लिया, और शुरू में DE लिया और बाद में FD लिया, यानी ये लिया। तो हमारा अगर ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब दो त्रिभुज क्या हो जाएगा कि उनके अगर संगत भुजा बराबर है और उसके मतलब संगत भुजा बराबर और एक कोण आपस में बराबर, तो दो त्रिभुज समरूप होता है। तो इसका ई भुजा और ई भुजा क्या है, समानुपाती है, तो ई कोण और ई कोण अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो दो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, यानी एंगल बी बराबर अगर एंगल डी हो गया तो ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप, एंगल बी बराबर एंगल डी, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 35 दिया गया है, दी गई आकृति में, चलो आकृति पहले बनाना पड़ेगा। ओहो, ये समय मेहनत ज्यादा लग जाता है ना, टाइम ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं। ये है, ये कोई बाहर का एक बिंदु PG है, ठीक है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ये अपना Q है, ये अपना P है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि दी गई आकृति में PQ, चलो इसका जो रिलेशन होता है वो पहले बताते हैं। देखो, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, पहले ये चीज सीखो, ठीक है। उसके बाद क्या सीखना है, चलो फिलहाल यही सीखते हैं। उसके बाद देखो, दी गई आकृति PQ में O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, O केंद्र वाले, चलो वृत्त केंद्र O है, ठीक है। यदि OQ 3 सेंटीमीटर, OQ 3 है, ठीक है, OQ 3 है, PQ 4 है, समझ गए क्वेश्चन है। तो आपको इसका लेंथ पूछ रहा है,
ठीक है। तो देखो ई तो हमारा 90 डिग्री होता है, उसी से अपना काम बन गया। यानी ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 5, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, 35 हो गया और 35 हो गया। उसके बाद 36 देखो, एक अक्ष के बिंदु इतना की, एक अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। देखो एक अक्ष से, चलो मान लो कोई बिंदु है, ठीक है। कोई बिंदु अगर मान लो x, y है यहाँ पर, तो उसका एक अक्ष से दूरी क्या होता है, एक अक्ष से दूरी मतलब यहाँ से ई डिस्टेंस हमें पूछ रहा है। तो एक अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो हमेशा y बताएंगे, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमेशा क्या बताएंगे, x बताएंगे। आया बात समझ में। एक अक्ष से पूछे तो y, y अक्ष से पूछे x। याद रख लो, याद क्या रख लो, तो देखना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम वास्तव में लिखते कहाँ, क्या चीज से है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो ई दूरी आपस में सेम है ना होगा। आया बात समझ में। चलो उसके बाद क्या है, 37 वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। चलो ठीक है, पहले कर लेते हैं, हिसाब वैसे नहीं समझ में आएगा। ई वृत्त है कि किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। अब ये बताया 90 डिग्री। देखा कितना इंपॉर्टेंट बता दिया, दो क्वेश्चन बन गया उससे। चलो 37 हो गया। 38 यही पूछा है कि स्पर्श रेखा और इसका स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पे जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री, ठीक है। चलो आपको फिर से इसमें एक आकृति दिया गया है, ठीक है ना। चलो आकृति बनाना पड़ेगा पहले। देखो दोस्त, ये सब क्वेश्चन छोड़ देना, जैसे आकृति फाकृति वाला होगा ना वो क्वेश्चन पहले राउंड में तो छोड़िए देना, सेकेंड राउंड में जब आना ऊपर से सब बनाना, ठीक है। चलो एक वाई से ये वृत्त हो गया अच्छा सा, एक वाई से, एक वाई से, एक वाई से, ठीक है जी। अच्छा भाई, हाँ अब देखो ई ओ हो गया, ई पी हो गया, ई क्यू हो गया, ई टी हो गया, ठीक है जी। चलो ठीक है, ए ऊपर हो रहे। अच्छा दोनों स्पर्श रेखा है टी पी और ई पी क्यू। आता है बात, ओ स्पर्श ओ केंद्र है, ठीक है। पी टी क्यू 50 डिग्री दिया गया है। एंगल क्या है, पी टी क्यू, ये 50 डिग्री दिया गया है। अच्छा तो एंगल पीओ क्यू का मान निकाले, एंगल पीओ क्यू इसका मान निकाले। अरे भाई इसका और इसका जो संबंध होता है ना, ई कोण और ई कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। 50 डिग्री घटा दे तो 130 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन ये पिक्चर बनाने में दिमाग खराब हुआ, टाइम लगा। मतलब दी गई समकोण इतना में, ई थीटा है, पी क्यू इतना है तो घंटा। चलो ठीक है, देखो क्या है, दी गई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। चलो पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, देखते हैं कैसा पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। चलो ठीक है, पी क्यू आर हम कोई त्रिभुज मान लिए, क्या क्यू समकोण दिया हुआ नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। एंगल पी आर क्यू बराबर थीटा है। चलो एंगल पी आर क्यू बराबर ये अपना थीटा दे रखा है, ठीक है जी। एंगल पी क्यू बराबर 3, सॉरी पी क्यू का मान 3 दे रखा है, ठीक है। पी आर बराबर 6, पी आर बराबर 6, ठीक है। तो थीटा निकाले। चलो थीटा निकाले, थीटा पूछा ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा एक सुन, दी गई समकोण त्रिभुज इतना है, ठीक है ना। दी गई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक मिनट। अच्छा नीचे पिक्चर दिया ही हुआ है, पी क्यू आर में नीचे पिक्चर दिया गया है, ये ऐसा ही पिक्चर है, ठीक है। वही से तुमको समकोण तो कंफर्म ही नहीं हुआ, लेकिन नीचे दिया हुआ है पिक्चर में क्यू पर समकोण दिया हुआ है, अब समकोण, ठीक है। तो थीटा निकालना है, तो कौन ऐसा अति त्रिकोणमितीय अनुपात है जो इसमें और इसमें संबंध रखता है। तो या तो आप क्या ले लो, साइन ले लो या कोसाइन ले लो, सॉरी हाँ कोसाइन क्या होता है, कॉसेक, सॉरी कॉसेक थीटा ले लो, है ना, कुछ ले लो। तो साइन थीटा ले लो तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्म, तो ये 3/6, ठीक है। लंब बटे कर्म में कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन 1/2 का आप क्या लिख सकते हो, साइन 300 लिख सकते हो, है ना। और थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। अरे हाँ ना बोलेगा, ठीक है ना। चलो मेरा स्टाइल है भाई, हाँ ना बोल, ठीक है ना। आगे देखें, ठीक है आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, tan a बराबर, है ना। आगे दिया गया है tan a बराबर, बकवास क्वेश्चन 3/4। ऐसा क्वेश्चन को तो पहले लपेट लेना, है ना। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 3 4 5, याद रखना 3 4 5, है ना। चलो तो tan a बराबर इतना है, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, देखो
तो P बाई क्या हो जाएगा, P बाई बी, तो हमें B बाई एच लिखना है, तो B हमारा कितना है 4/5 था। आगे देख 40 हो गया। 41 क्या है cot 44, कितने करें आगे, आगे है cot 44 और tan 66 होगा। हाँ 46 ले हैं, वाह वाह, चलो ये तो ठीक है। अच्छा 66 ना, हाँ ठीक तो है। तो ये कितना आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, 90 माइनस 44 आता है ना, tan 46, तो ये कितना हो जाएगा tan 46 बाई tan 46 बराबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा भाई साहब, जल्दी बता दो। चलो तो एगो दिया है tan 45, अच्छा जी, उसका दिया sin 45, अच्छा जी, उसका दिया गया है sin 30, अच्छा जी, और उसके बाद दिया गया है cos 90, है ना, cos क्या है cos 90 डिग्री। ठीक है, आता है 1, आता है कितना 1/2, अच्छा, और क्या चीज है ये sin 30 का मान 1/2, और ये 0 हटा, तो ये तो होगा नहीं करेगा, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा क्या है, क्या ये देख, ये तक 2 से भाग तो 0.5 हो जाएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। तो देखो ये 1.4, 1 से अगर बड़ा से भाग देंगे तो ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, तो भाई साहब सबसे बड़ा क्या हो गया tan 45। ठीक है, चेक कर लेना। आगे देखते हैं 42 हो गया अपना, 43 देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या देख लेते हैं। 43 क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। ठीक, तो परिधि दिया गया है, देखिए ना 2πr का वैल्यू दिया गया कितना है 88, ठीक है ना, तो ये πr बराबर कितना हो जाएगा, तो यार पूरा करना ले 2 × 22/7, ठीक है, इंटू r बराबर 22 गुने 4 लिख लो, 22 से 22 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है, तो r बराबर कितने हो जाएगा 14, r बराबर 14 हो गया भाई, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलो ठीक है 44, ठीक है 44 देखते हैं। ओके जी 44 क्या है, यदि त्रिभुज PQR में r समकोण है तो sin p + q का मान निकाले। ठीक है जी, चलो इस समकोण त्रिभुज है ना, कौन समकोण दिया है जी, r समकोण है ना, r समकोण है, ठीक है, PQR ये r समकोण है। ठीक है, तो sin p + q का मान निकाले। एक मिनट रुक जा, हाँ ठीक है, चलो r समकोण है, ठीक है, तो sin p + q, ठीक है। अरे भाई साहब बता कितने होगा, 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 90 है तो ये दोनों कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो ये 90 तो sin 90 बराबर क्या 1। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यदि α/4 बराबर क्या है, α/4 बराबर 15 डिग्री हो तो क्या है, तो दूर यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, α/4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 × 60, 60 डिग्री है ना, तो √3 कोसेक अल्फा का मान निकालना है ना, तो √3 और कॉस क्या हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान आता है, हाँ आता है, लेकिन मान लो हमको नहीं आता है तो इसको लिख लो 1/sin 60 डिग्री। अब आता है, हाँ आता है, अब तो आता ही हो गया यार, √3/2, √3 से √3 खत्म हुए सब। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, पैसा बना सकते हो। यदि r1 और r2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्या होगा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, देखो मतलब क्या दिया हुआ है, r1 और r2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के, ये कौन सा बात है यार, अरे यार ये क्या दिया हुआ है, एक मिनट बोला, यदि r1 तथा r2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या, अरे यार आगे क्वेश्चन पढ़ना। चलो एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, ठीक है, इसका r1 है, इसका r2 है, इसका r है, ठीक है, तो इसके और इसके क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल πr1² और इसका क्षेत्रफल πr2², ये बराबर है इसके क्षेत्रफल के, यानी πr² के, है ना, तो पाई गया था r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बराबर r², ये रिलेशन हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 47 sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, मतलब cos थीटा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ओहो, अब आ गया कहाँ से क्वेश्चन, वो अथी वाला से, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। चलो क्या दिया हुआ है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, चलो 15 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर, अच्छा
एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीधी दीवार पर 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, अच्छा आपका अगर ये दीवार है तो आप सीधी कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे, ऐसे चढ़ोगे, आप भराम सी पर गिरोगे, है ना। ऐसे नहीं, सीढ़ी हम लोग मान लो ये अपना जमीन है तो कम से कम ऐसे लगाते हैं, है ना। तो इसमें कोण क्या दिया? यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखना ये जो हमारा सीढ़ी है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, है ना, बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई है, तो दीवार की ऊंचाई याद करना है, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ? अच्छा इसका लंबाई दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। अच्छा एक सुनो, दीवार एक क्वेश्चन में पहले कह रखा है कि जो सीढ़ी है उस शीर्ष पर लगाया गया, मतलब दीवार हमारा इतने बड़ है ना, दीवार हमारा इतने बड़ है, ठीक है। चलो तो इसका लंबाई थी, इसमें और इसमें कौन सा संबंध होता है? तो ये हमारा हो गया कर्ण, ये हमारा हो गया लंब, तो नहीं। अच्छा लंब कौन है बताता है? ई लंब होगा भाई, थीटा के सामने का कोण हमेशा लंब होता है, ये ना कि बार बार जो खड़ा हुए लंब होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के साथ जो है वो आधार है, तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। तो cos 60 लगा दो, cos 60 बराबर क्या हो जाएगा? cos 60 बराबर आधार, आधार हमको नहीं पता, जो निकालना है उसको x मान लिया, और ये कर्ण हो गया 15, ठीक है। तो cos 60 का 1/2 बराबर x/15, तो x का मान हमारा हमको लग रहा है 7.5 हो जाएगा, ठीक है। 7.5 अपना आंसर रहेगा, 7.5 मीटर, ठीक है। ऑप्शन में 7.5 मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे ले रहेगा, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है 49, ठीक है ना। दिया गया है कॉट क्या, cot 1 डिग्री और cot 89 डिग्री। ऐसा दो को जिस साइड टेंजेंट रहे ना, पक्का होगा कि ये वो के बदलना पड़ेगा। जैसे देखो इसको अगर आप लिखोगे ना tan 90 माइनस 1 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर cot 89 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 89 डिग्री इन tan 89 हो जाएगा ना, tan 89 और इंटू cot 89 डिग्री। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हमेशा 1 होता है, थीटा चाहे दुनिया का कोई भी कोण काला ना हो, ठीक है। और फाइनली 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है, 4πr²। गोला ही ऐसा एक आकार है जिसका क्या चीज संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और मतलब पास पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, हम सेम होता है 4πr², ठीक है। तो इसका पार्ट 2 में अगला 50 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।